नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंचल सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि संबंधी विभिन्न विषय लेकर आते हैं, विचार विमर्श करते हैं, उन पर आपके सवाल लेते हैं, विषय विशेषज्ञों से आपके सवालों के लाइव जवाब ले जाते हैं ताकि आप उचित जानकारी के आधार पर अपने कृषि कार्यों को आगे बढ़ा सकें। आज के विषय पर हम बात करने वाले हैं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के विषय पर। आज का हमारा पहला विषय है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और दूसरा विषय है रबी मक्का की खेती। दोनों विषयों से जुड़े अगर आपके कोई भी प्रश्न हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर नोट कर लें 1800113060। दूसरा नंबर है 1800113061। टोल फ्री यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। आप हमें अपने सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, टेक्स्ट के माध्यम से भेजें या फिर वॉइस मैसेज भेजें। 8800520717 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। hellokisan2015@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है। जब भी आप हमें कॉल करें, कुछ बुनियादी बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। आप नेटवर्क क्षेत्र से ही कॉल करें, ऐसी जगह से ही हमें कॉल लगाएं जहां पर बहुत ज़्यादा शोर ना हो, ताकि हम आपके सवाल को स्पष्ट रूप से सुन सकें, अपनी बात को कम शब्दों में स्पष्ट रूप से कहने का प्रयास करें। इसी तरीके से जब आप हमें व्हाट्सएप करें या फिर ईमेल करें तो अपने क्षेत्र का नाम, अपना नाम लिखना ना भूलें। आपके सवालों का हमें इंतज़ार रहेगा। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज जो हमारे साथ दो मेहमान हैं उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर राम अधीन सिंह। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आप उपायुक्त हैं सिंचाई विभाग में, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और आपसे हम आज का जो पहला विषय है यानी कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसके बारे में हम आपसे विस्तृत जानकारी लेंगे। साथ ही इससे जुड़े हुए जो भी हमारे दर्शकों के सवाल हैं उनका भी हम आपसे यहाँ पर जवाब लेंगे ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनकी जो भी समस्या है उसका समाधान हो सके। और हमारी दूसरी मेहमान है डॉक्टर सीमा सेफट। डॉक्टर सीमा, स्वागत है आपका भी हेलो किसान में। और आप हमारे साथ जुड़ रही हैं लुधियाना पंजाब से। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान पंजाब। आपका भी बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। तो आपसे मक्का के बारे में बात करेंगे। मक्का की अच्छी किस्में कौन सी हो सकती हैं, कैसे मक्का की खेती करें, कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखें। तो रबी मक्के से जुड़े हुए जो भी आपके सवाल हैं आप ज़रूर अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। सीमा जी हमारे साथ अगले 1 घंटे तक हैं। इसी तरीके से हमारे साथ डॉक्टर राम अधीन सिंह जी भी हैं जो कि कृषि सिंचाई योजना के बारे में हमें जानकारी देंगे। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं और जो पहला विषय है यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये बहुत ही अच्छी योजना है केंद्र सरकार की। इसके माध्यम से किसानों को नई तकनीक तक उनकी पहुंच बनाई जा रही है जिसमें कम पानी की खपत हो, अच्छी उपज हो और जो पर्यावरण के भी अनुकूल हो। तो कैसे इससे मदद हो रही है किसानों की, इसके मुख्य बातें क्या है, आइए जानते हैं। सर सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, जो हम कृषि सिंचाई योजना की बात कर रहे हैं ये अपने आप में ही अनूठी योजना है क्योंकि सिंचाई को लेकर बहुत तरह की है। ठीक है, नहरें बनाएं या फिर इस तरह की व्यवस्था करें कि पानी गांव तक पहुंचे, लेकिन अब आज के युग के हिसाब से, आधुनिक युग के हिसाब से, नई तकनीकों को देखते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है ये बहुत सटीक लगती है। क्या बताते हैं चाहेंगे? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में सिंचाई की कठिनाई को देखते हुए देश में लागू किया गया है। इस योजना के तहत मुख्यतः किसानों के लाभ हेतु 3 घटक हैं। एक हर खेत को पानी, दूसरा हमारा जो है सूक्ष्म सिंचाई योजना और तीसरा है वाटरशेड विकास। सो पहला जो हर खेत को पानी का कार्यक्रम है वो जल शक्ति मंत्रालय के तहत ये किया जाता है। और जो माइक्रो सूक्ष्म इरिगेशन सूक्ष्म सिंचाई योजना है वो भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। और जहाँ तक वाटरशेड विकास का कार्यक्रम है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। मैं सूक्ष्म सिंचाई योजना के बारे में ज़्यादा फोकस करूंगा क्योंकि सूक्ष्म सिंचाई योजना एक ऐसी योजना है जिसमें कम पानी से ज़्यादा क्षेत्र को सिंचित किया जा सकता है। यानी जो पानी बचत होगा, जैसे नहरी क्षेत्र में
पानी टेल एंड तक नहीं पहुंच पाता है, मतलब जो नीचे के क्रम के किसान होते हैं उनको पानी नहीं पहुंच पाता है। अगर हम उस क्षेत्र में कृषि सूक्ष्म सिंचाई योजना, जो कि ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन के ज़्यादा नाम से विख्यात है, उससे हम जो है पानी को बचा करके जो आखिरी स्तर के किसान हैं जो नहरी क्षेत्र में, उनको हम पानी पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल तो यह सिंचाई योजना बहुत ही लाभकारी है। इसमें पानी की बचत होती है, पैदावार ज़्यादा होता है, और साथ में ही जो दूसरे जो इनपुट कास्ट हैं, जैसे आपके खाद का कास्ट है, वो सब बचत हो जाता है। बिल्कुल। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि सर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है, इसके अंतर्गत 3 तरह की प्रावधान है, और हर खेत को पानी, और इसके अलावा जो नई तकनीक है उसको इस्तेमाल करके सूक्ष्म सिंचाई जो है वो कैसे की जाए, और साथ ही जैसे कि आपने बताया कि वाटर शेड मैनेजमेंट, यानी एक तरीके से कहें कि उस जो क्षेत्र है जहाँ पर जल स्तर नीचे जा चुका है, पानी की कमी है, तो एक ऐसी पूरी व्यवस्था करना जिससे वो पूरा इलाका जो है वो तब्दील हो जाए, वहाँ का जल स्तर बेहतर हो जाए, पानी की कमी की पूर्ति हो जाए, और ये लंबा प्रोसेस होता है। जी। तो आज हम जो सूक्ष्म सिंचाई की पद्धतियाँ हैं उसके बारे में हम विशेष तौर पर बात करेंगे। जैसा कि हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर राम अधीन जी। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जो हमारा आज का पहला विषय है उससे जुड़ी रिपोर्ट देखते हैं। खेती के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी है और सरकार इस ओर काफी ध्यान दे रही है। सरकार का मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। इसी मकसद को पूरा करने के लिए 1 जुलाई सन 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय वाली योजना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कई घटक हैं। पहला है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP। दूसरा घटक है हर खेत को पानी। तीसरा घटक प्रति बूंद अधिक फसल सिंचाई योजना है, और चौथा घटक है पनधारा विकास। इसमें पानी के परंपरागत तालाबों का नवीनीकरण किया जाता है। योजना का फायदा लेने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर ही कृषि सलाहकार या कृषि पर्यवेक्षक के पास जाकर सब्सिडी का फॉर्म भरना होता है। फिर ये फॉर्म जिला कृषि विभाग में जमा होता है। आप चाहें तो सब्सिडी का फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हैं। इस योजना का फायदा लेने के लिए किसानों के पास खेती योग्य जमीन होनी चाहिए। योजना के लिए आवेदक का आधार कार्ड, पहचान पत्र, किसानों की जमीन के कागज, जमीन की जमाबंदी, बैंक अकाउंट, पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर की जरूरत होती है। ज्यादा जानकारी के लिए जिला या ब्लॉक के कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। वगैरह हैं। तो बिल्कुल अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको पूरी जानकारी दी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में कि कैसे हर खेत को पानी पहुंचे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात ये भी है कि खेत का पानी खेत में रहे। तीसरी बात ये है कि जितना पानी है उसका हम उचित इस्तेमाल करें, और यहाँ पर काम आती है तकनीक। तो कौन कौन सी नई तकनीकें हैं या फिर सूक्ष्म सिंचाई की जो विधियां हैं जिन्हें हमारे किसान हमारे अपना सकते हैं, पानी की बचत कर सकते हैं और कम पानी में भी अच्छी उपज ले सकते हैं, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा दूसरा विषय है उस पर चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर सीमा हमारे साथ है। डॉक्टर सीमा, जैसे कि हम बात करें रबी मक्का की खेती के बारे में, और मक्का एक ऐसी फसल है जो पूरे विश्व में उगाई जाने वाली फसलों में से एक है। विश्व स्तर पर इसकी हमेशा ही मांग रहती है। जहां इसकी खाद्य के हिसाब से अगर हम बात करें तो भोजन में इस्तेमाल होती है, इंडस्ट्रियल इस्तेमाल भी होते हैं, पशुओं के आहार में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इसके कई आयाम हैं। उस हिसाब से खासतौर पर अगर हम रबी मक्का की बात करें तो कितनी महत्वपूर्ण फसल है ये? जैसा कि आपने कहा कि मक्का एक ऐसी फसल है जिसके बहुआयामी उपयोग हैं। इंडस्ट्री में भी उपयोग होती है, खाने के रूप में भी उपयोग होती है, और पशुओं के चारे के भी है। इसी तरह से मक्का ही एक ऐसी फसल है जो साल में 3 सीजन में उगाई जाती है। ये भी उगाई जाती है, रबी में भी उगाई जाती है, और जायद सीजन भी लिया जा सकता है।
लेकिन अगर इन तीनों सीजन का हम एक तुलना करके देखें तो रबी जो फसल है मक्का की, उसकी उपज काफी है। खरीफ की बात की जाए तो आपको वहां मक्का 30 क्विंटल 1 एकड़ में मिलती है, लेकिन जो रबी की जो मक्का होती है, जो कि मुख्यतः है ऐसे इलाकों में होती है जहाँ तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा से नीचे ना जाता हो, तो ऐसे भारत में देखे जाए तो मध्य भारत है, दक्षिणी भारत है और उत्तर पूर्वी राज्य है जहाँ पे रबी की मक्का है काफी सब ली जाती है, इसकी उपज ज्यादा होती है। और दूसरी बात यह है कि जो रबी की मक्का है जो इस सीजन में जो ली जाती है, इसमें खरपतवार बहुत कम जो तत्व है उसका भी बहुत संपूर्ण तरीके से ये मक्का लेती है और उपज में काफी बढ़ोतरी होती है। तो इसके अंदर एक तो जो जितनी खरपतवार कम आते हैं और पानी की भी जो मात्रा है वो कम लगती है। खरीफ सीजन में अगर बारिश नहीं होती है तो उस मक्का में काफी पानी देना, कभी जल निकास, अगर अधिक बारिश हो गई तो जल निकास की समस्या हो जाती है, जल भराव की समस्या हो जाती है। लेकिन रबी सीजन की एक ऐसा फसल है जो कम तापमान होने की वजह से जब तक इसमें नर मंजरी की अवस्था नहीं आती है तब तक पानी की कम आवश्यकता हो, उसके बाद मार्च या अप्रैल माह जब मक्की पकने लगती तभी इसमें पानी की आवश्यकता होती है। तो है रबी सीजन की जिसमें कम लागत में कम देखभाल के अंदर भी अधिक उपज ली जा सकती है, इसलिए रबी मक्का एक महत्वपूर्ण स्थान हमारे भारत में रखती है। और ये काफी का जो फलन है की जो खेती हो रही है वो काफी मात्रा में बिहार का राज्य है, तेलंगाना है और कर्नाटक जो राज्य है, इनमें काफी मात्रा इसका जो एरिया है वो काफी बड़ा है। बिल्कुल, तो रबी मक्का के बारे में हम बात करें और जैसा कि डॉक्टर सीमा का कहना है कि रबी मक्का हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर ये उगाई जाती है ये भी हमने जाना, और फसल के तौर पर किस तरह की फसल है, यानी कितनी संवेदनशील है, कितने तापमान कितना कम तापमान इसमें नहीं होना चाहिए, ये भी हमने कुछ बातें भी जानी। लेकिन कुछ और जानकारियों को समेटे हुए देखते हैं हमारी रिपोर्ट। रबी मक्का की खेती वैसे तो हर तरह की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन जल निकासी वाली बलुई मटियार से दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 हो, इसकी खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। मक्का की संकर किस्मों के लिए 18 से 20 किलो बीज तो संकुल किस्मों के लिए 20 से 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से काफी रहते हैं। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर तो पौध से पौध की दूरी 18 से 20 सेंटीमीटर रखें। जिन किसानों ने रबी मक्का लगा रखी है वो नाइट्रोजन की 40 किलोग्राम मात्रा की टॉप ड्रेसिंग मंजरी निकालने से पहले करें। उर्वरक के उपयोग के समय खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। रबी मक्का में 4 से 5 सिंचाइयां करनी पड़ती हैं। मक्का में दूसरी सिंचाई बुआई के 55 से 60 दिनों बाद, तीसरी सिंचाई बुआई के 75 से 80 दिनों बाद, चौथी 110 से 115 दिनों बाद और पांचवी सिंचाई 120 से 125 दिनों बाद करनी चाहिए। अगर जरूरत हो तो अतिरिक्त सिंचाई खेत की नमी के अनुसार करना ठीक रहता है। मक्का में दूसरी निराई गुड़ाई 40 से 45 दिनों बाद करें। अगर मक्का को हरे भुट्टो के रूप में उपयोग करना हो तो रसायनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। शिशु मक्का की गुल्ली को 3 से 4 सेंटीमीटर रेशमी कोपले आने पर तोड़ लेना चाहिए। गुल्ली की तुड़ाई के समय ऊपर की पत्तियों को नहीं हटाना चाहिए। पत्तियों को हटाने से ये जल्दी खराब हो जाती हैं। रबी में 1 या 2 दिन छोड़कर गुल्ली की तुड़ाई करनी चाहिए। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी है जिसमें हमने मक्का के बारे में विस्तृत जानकारी आपको दी। लेकिन अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई समस्या है तो आप ज़रूर हमें फ़ोन करें। और टोल फ्री नंबर हम लगातार टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर भी है और इसके अलावा ईमेल पता भी आपके पास है, यानी ईमेल आईडी भी है। आप किसी भी माध्यम से आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और सर अब देखिए एक सवाल भी आ गया है, एक व्हाट्सएप सवाल है। अंकुर सहाय हमारे दर्शक हैं, आजमगढ़ से, उत्तर प्रदेश के, और ये जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की शुरुआत कब हुई, किस उद्देश्य से की गई, तो कब हुई तो अभी आपने बताया।
उद्देश्य भी बता दिया, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा देरी से हमारे साथ जुड़े हैं। दूसरा सवाल इनका आलू की फसल से जुड़ा हुआ है कि पत्ती सिकुड़ रही हैं पाले की समस्या की वजह से। तो आलू के सवाल को हम आगे जब हम आलू का विषय रखेंगे अंकुर जी, तो हम ज़रूर इसे विशेषज्ञ के सामने रखेंगे। लेकिन पहला आपका जो प्रश्न है, यानी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये कब इसकी शुरुआत की गई, इसका उद्देश्य क्या है, तो एक बार फिर से आपकी जानकारी के लिए हम इस बात को रिपीट कर देते हैं सर। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सन 2015 में शुरू की गई, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा। जी। और इसके अंतर्गत जो है इसका मुख्य उद्देश्य हर खेत को पानी पहुंचाना है और साथ में कम पानी से अधिक सिंचाई करना है। और कम पानी से अधिक सिंचाई करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना अपनाना पड़ता है। और सूक्ष्म सिंचाई योजना दो प्रकार की होती हैं। एक तो ड्रिप इरिगेशन कहलाता है, जो कि मुख्यतः उद्यान तो जो है जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है उसके लिए किया जाता है। और जो आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, जो छिड़काव वाला विधि है, उसको घनी जो क्रॉप्स होती हैं जैसे धान है, गेहूं है, बाजरा है, इन सब क्रॉप्स में इस्तेमाल किया जाता है। स्प्रिंकलर को जो घनी क्रॉप्स है, गेहूं और धान जैसे उसमें इस्तेमाल किया जाता है। आलू की खेती के लिए अगर पानी ज़्यादा है तो आलू ख़राब होता है, तो इसलिए उसके लिए मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम है, छोटे छोटे मिनी स्प्रिंकलर्स होते हैं, उसके तहत कम पानी से सिंचाई किया जाता है, जिससे आलू के जो खेती है वो ख़राब ना हो। ये पाले के बारे में बता रहे हैं, तो मुझे लगता पाले है से जब आलू के ऊपर हम विषय रखेंगे तब ज़रूर इस प्रश्न को हम रखेंगे अंकुर जी आपके। फिलहाल इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में, और साथ ही रबी मक्का पर भी हम आपके सवाल ले रहे हैं। आप अपने सवाल तैयार रखें, हमें व्हाट्सएप करें, ईमेल करें, या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। छोटा सा ब्रेक। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा। हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। आज हम बात कर रहे हैं रबी मक्का की, और साथ ही जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें अपने सवाल, या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। और कुछ ऐसे सवाल हमारे पास आए हुए व्हाट्सएप सवाल हैं, वो भी हम ले लेते हैं कार्यक्रम में। और हमारे एक दर्शक हैं रामकरण, जो कि मक्का के बारे में जानना चाहते हैं। सीमा जी, कहते हैं मक्का की फसल में नैनो यूरिया या नैनो डीएपी के प्रयोग से क्या लाभ मिलता है और इसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है? और साथ ही जानना चाहते हैं क्या इसके इस्तेमाल से फसल की गुणवत्ता में कोई सुधार या कोई बढ़ोतरी होगी? सीमा जी।
नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का जो प्रचलन है अभी वो मक्का में हमारे संस्थान में भी उपयोग चल रहा है। डीएपी और नैनो यूरिया का अभी तक क्वालिटी पे तो मक्का की क्वालिटी पे कोई प्रभाव नहीं देखा गया है, लेकिन तो हमारी फील्ड यूरिया जो बाजार में आती है उसके जैसे ही होता है। कई संस्थान ऐसा दावा करते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा में कम मात्रा का उपयोग उपज ले सकते, लेकिन हमारे संस्थान में जितने भी अनुसंधान हुए हैं नैनो यूरिया और डीएपी, तो हमने पाया है कि ये जो हमारी बाजार में जो फील्ड यूरिया आती है कम उतनी बराबर की उपज नहीं ली जा सकती है इससे, लेकिन कई संस्थान ऐसा दावा भी करते हैं कि अधिक उपज ली जा सकती है। लेकिन हमारे अनुसंधान जो हम हरियाणा में किए हैं उसमें इसका कोई सिग्निफिकेंट प्रभाव नहीं देखा गया है। हो सकता है कि और भी फसलों में इसका प्रभाव आता हो, लेकिन मक्का पे इसका प्रभाव नहीं देखा। यानी जैसे कि आप बता रही हैं कि जो हमारे दर्शक थे जानना चाहते थे कि क्या नैनो डीएपी या फिर यूरिया के इस्तेमाल से उसकी गुणवत्ता में कुछ बेहतरी होगी, तो फिलहाल ऐसा भी आप ऐसा नहीं कहते कि ऐसा कुछ ना बिगड़ेगी ना कोई खास फर्क नहीं है। देखिए जो भी प्रोडक्ट होता है उसका अगर अनुसंधान करके ही प्रभाव देखा जाता है, लेकिन जितना भी इसका अभी जितना हुआ है ठीक है मैम, हमें दिखाई नहीं दिया है। जी, अब डॉक्टर राम मदन जी आपसे मैं जानना चाहूँगी, जैसे हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी यूरिया और डीएपी का जिक्र चल ही रहा था, तो मैंने सोचा ये सवाल भी आपसे पूछ लिया जाए। जो हम सूक्ष्म सिंचाई विधियों की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपने भी बताया था कि जो हम उर्वरक है या फिर कीटनाशक है, जो इन चीज़ों का भी इस्तेमाल हम करते हैं वो भी उचित मात्रा में होती है, उसमें भी हम बचत कर पाते हैं कैसे? जी, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जो सूक्ष्म सिंचाई योजना है उसके तहत हम लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र को हम सिस्टम जो हमारा है तो वो डायरेक्ट जो है रूट जोन में, जैसे ड्रिप इरिगेशन है तो डायरेक्ट फसल के रूट जोन में वो जैसे जैसे पानी टपकता है तो वो साथ साथ जो है फर्टिलाइज़र भी उसी के साथ इस पौधे में पहुंच जाता है। उसी तरह स्प्रिंकलर इरिगेशन में भी जब हम उसको जो लिक्विड फर्टिलाइज़र जो होता है तो उसको हम उसके सिस्टम से जोड़ देते हैं और वो सीधा जो है वो खेत में पहुंच जाता है। तो उसमें पहली बात तो कम फर्टिलाइज़र लगता है, दूसरी बात ये होता है कि फर्टिलाइज़र कम लगने के साथ साथ लेबर में भी लेबर कास्ट भी कम हो जाता है, क्योंकि वो सीधे सिस्टम के थ्रू ऑपरेट हो जाता है। बिल्कुल, तो लेबर कॉस्ट भी कम हो जाती है और सीधा आप जो सूक्ष्म सिंचाई की जो चाहे हम ड्रिप इरिगेशन बताएं या फव्वारा विधि बताएं तो उसमें आप कम समय में काफ़ी अच्छा इससे लाभ ले सकते हैं। अब मैं डॉक्टर सीमा आपके पास आना चाहूँगी। एक और हमारे पास मक्के पर सवाल आया हुआ है और ये सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ विजय पाटिल जी, और ये जलगांव महाराष्ट्र से है। ये कहते हैं मक्का में खरपतवार के लिए इन्होंने पेंडामेथिलिन बीजनाशक का इस्तेमाल किया था, क्या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? ये पेंडामेथिलिन इन्होंने पता नहीं क्यों बीजनाशक लिखा हुआ है। जी जी हाँ, समझ गई। देखिए मक्का की फसल में जहां तक हो सके निराई गुड़ाई का बहुत फायदा रहता है कि जब आपकी मक्का 35 दिन की हो जाती है, घुटने की अवस्था में आ जाती है, तो उस टाइम एक बची हुई नाइट्रोजन की डोज होती है, आप उसको छिड़कते हैं और उसके साथ निराई गुड़ाई करते हैं। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं कि मक्का आगे जाके गिरता नहीं। लेकिन अगर आपके पास लेबर की कमी है और जो समस्या है कि इससे उस अवस्था में आप शाकनाशी के ऊपर जाइए, हर्बिसाइड का यूज कीजिए। तो इसमें दो तरह के हर्बिसाइड हम यूज कर सकते हैं। एक तो होता है कि आप बुआई के 1 या 2 दिन के बाद आप उसको तुरंत रख दें, उसमें पेंडामेथिलिन भी आता है। लेकिन अब जो मक्का का जो हर्बिसाइड है उसके अंदर जो इफेक्टिव जो रहता है वह एट्राजीन रहता है। तो आप 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के आप प्रति एकड़ 200 से 250 लीटर पानी में उसका घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा एक नया हर्बिसाइड भी है जो पायरोक्सासल्फोन है। ये काफी इफेक्टिव है। ये चौड़ी पत्ती और सक्ती पत्ती के जो खरपतवार होता है उनको अच्छी तरीके से मार देता है। इसकी जो रहती है वो 127 ग्राम प्रति एकड़ रहती है। इन दोनों हर्बिसाइड को आप है ना जब मक्का की बुआई करते हैं उसके 2 या 3 दिन के भीतर ही का छिड़काव कर।
और जब आपकी मक्का 30 से 30 दिन की अवस्था में आ जाती है, उस समय भी कई सारे हर्बिसाइड है जिनका आप स्प्रे कर सकते हैं। उनमें जो सबसे इफेक्टिव है वो एक टेम्बोट्राइन है, और इसकी जो मात्रा रहती है वो 115 ग्राम प्रति एकड़ है। और जो दूसरा हर्बिसाइड है टोप्रामिजोन, ये भी काफी इफेक्टिव है। ये दोनों ही हर्बिसाइड जो भी मोथा होता है, चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती के खरपतवार को नष्ट करते हैं। टोप्रामिजोन की जो मात्रा रहती है वो 30 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसको छिड़क दें। और जो जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा है पेंडिमिथिलिन को भी आप मक्की की 1 से 2 दिन जब बुआई कर देते हैं तो 1 से 2 दिन के भीतर ही आप इसका छिड़काव कर लें। और जो इसकी मात्रा है वो आप 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसका स्प्रे कीजिए। लेकिन जो अब इसके अलावा जो नए हर्बिसाइड हैं ये काफी इफेक्टिव हैं और काफी मतलब मक्का में काफी देर तक ये खरपतवार का नियंत्रण करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये भी इनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। मैम जैसे कि इन्होंने जो खरपतवार नाशी है, जो नाशक है, उनको बीज नाशक लिखा हुआ है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जानना चाहते हैं कि कोई ऐसा हमारे पास हर्बिसाइड हो जिससे इनके बीज ही खत्म हो जाए, जो खरपतवार है अगली फसल में ना आए? क्या ऐसा भी कुछ होता है? देखिए, जब आप प्रबंधन करते हैं तो एक सिद्धांत होता है कि आप जो भी खरपतवार होता है उसको बीज बनने की अवस्था से पहले ही नष्ट करते हैं। जब उसमें पत्तियां आती हैं तभी आप अवस्था कि जैसे पेंडिमिथिलिन हो गया, एट्राजीन, ये 1 से 2 दिन के भीतर में स्प्रे किए जाते हैं। तो इनका मृदा के अंदर जो खरपतवार का बीज पड़ा रहता है कि उसको जर्मिनेशन, उसको उगने ही नहीं देते हैं। तो शायद वो उस संदर्भ में बात कर रहे हों कि भाई खरपतवार बीज है उसको नष्ट करते हैं। तो हाँ, ये अवस्था का ध्यान रखें। और जितने भी हर्बिसाइड मक्का की बुआई के 1 या 2 दिन के पश्चात छिड़के जाते हैं, उनका यही सिद्धांत होता है कि खरपतवार को उगने ही ना दें और उसके बीज को नष्ट कर दें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बात हुई कि कैसे खरपतवार की जो समस्या है मक्का में उसका निवारण किया जा सकता है। इसके कई सारे विकल्प अभी सीमा जी ने बताए हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल करें, व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप नंबर भी हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं और टोल फ्री नंबर तो है ही। आमिर सर, आपके पास आना चाहूँगी कि जैसे कि हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पर हम सूक्ष्म सिंचाई योजना जो है, मतलब जो उसके अलग अलग विकल्प हैं उनकी बात करें, तो किस किस तरह की इसमें व्यवस्था हो सकती है? कौन कौन सी संरचनाएं हैं जो कि किसान अपना सकते हैं? संरचना की जहाँ तक सवाल है, संरचना इसमें किसान को जो सब्सिडी मिलता है वो लघु और सीमांत किसान को 55% राज्य और केंद्र सरकार से मिलता है। और जो दूसरे किसान होते हैं लघु और सीमांत के अलावा, उनको 45% का अनुदान मिलता है। जहाँ तक संरचना का सवाल है तो इसमें आपके पास एक पंप होना चाहिए, पंप के पास के साथ फिल्टर होना चाहिए। फिर इसके बाद एक मेंस पाइप आता है, मेंस पाइप के साथ लेटरल पाइप, ये सब मेंस आते हैं। और सब मेंस में फिर जो है आपको लेटरल्स निकाल करके जहाँ जहाँ पौधा होता है उस पौधे पर ड्रिपर्स लगाए जाते हैं, जिससे कि हर पौधे के रूट जोन में ही पानी पहुँचे। दूसरा जो है आपका जो संरचना है आपके फव्वारा सिंचाई योजना, फव्वारा सिस्टम का, उसमें पाइप के साथ साथ 2 तरह का आता है। एक आपको जो है ऐसा सिस्टम होता है जिसको आप आपने जब जब ज़रूरत हो उसको खेत में लगा लीजिए, और जब ज़रूरत हो उसको पोर्टेबल टाइप का उसको उठा करके अपने घर में रख सकते हैं। तो पोर्टेबल इरिगेशन जो हमारे जो सिस्टम में जो जितना पाइप के साथ जो है आपको स्प्रिंकलर का जो हेड होता है उस हेड को जोड़ते हैं। उस हेड को जोड़ने के बाद फिर आप सिस्टम को चालू करते हैं, वो फव्वारा के रूप में पानी का छिड़काव करता है। इसी तरह से अगर आपको परमानेंट करना है तो परमानेंट भी स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम आता है, उसको आप पूरा जो है सिस्टम में वो करके फिर पाइप अंडरग्राउंड ले डाउन कर देते हैं। और जगह जगह जहाँ पर स्प्रिंकलर सेट लगाना होता है उस स्प्रिंकलर सेट को जब ज़रूरत होता है वहाँ पर फिक्स कर देते हैं। वो जस्ट मतलब जो है कपलिंग मेथड से, वो कपलिंग मेथड से इसके बाद सिस्टम को चालू करते हैं और फिर इसके बाद सिंचाई शुरू हो जाती है। जी सर, एक हमारे पास सवाल भी आया हुआ है आप हमारे इसी विषय से जुड़ा हुआ। प्रशांत चौधरी हाथरस उत्तर प्रदेश से ये जानना चाहते हैं कि क्या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में पाइपलाइन का भी प्रावधान है? यदि है तो कैसे मिलेगा और इसका लाभ कैसे ले सकते हैं?
पाइपलाइन अलग से कृषि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में अलग से पाइपलाइन का देने का कंसेप्ट नहीं है। आपको सिस्टम के साथ पाइप मिलता है जो कि मेंस और सब मेंस में इस्तेमाल होता है। जहाँ तक सेपरेट पाइपलाइंस, केवल आप पाइपलाइंस चाहते हैं तो केवल वो पाइपलाइंस आपको इस सिस्टम में नहीं मिलेगा जी। आपको जो पूरा का पूरा सिस्टम ही लेना पड़ता है। और उसके लिए सिस्टम लेने के लिए आप ब्लॉक लेवल पर जा कर के या तो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स वहाँ पर जो बैठते हैं, या आपको कोई डीलर है स्प्रिंकलर इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का, उससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वो ऑनलाइन आवेदन जो है राज्य सरकार के वेबसाइट पर पहुंचता है और राज्य सरकार जो है प्रायोरिटी के आधार पर जिस फर्स्ट सर्व के बेसिस पर उसको किसान को प्रदान करती है। जी जी, ठीक है सर। अब एक सवाल और आया हुआ है, ये मक्का से जुड़ा हुआ है, मैम आपके लिए है। हमारे दर्शक हैं महाराष्ट्र से, इन्होंने हालांकि नाम नहीं लिखा, तो मैं फिर से कहूँगी दर्शकों से कि जब भी आप अपना सवाल भेजें अपना नाम ज़रूर लिखें, उसमें इस बात को ना भूलें। चलिए, नाम नहीं लिखा लेकिन अपने सवाल से आप जान जाएंगे कि सवाल आपने ही भेजा हुआ है हमें। और ये कह रहे हैं कि मक्का के बालों में कीड़े हो गए हैं, इसके लिए क्या करें, और साथ ही मक्का सूख भी रहा है। सीमा जी। देखिए, अगर इन्होंने मक्का की बुआई मक्का के बालों में, पहले तो ये है कि अगर ये हमें फोन से जुड़ते तो हमें पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाती, लेकिन अगर कीड़ा लगा हुआ है मक्का के बाल में, समझ रही हूँ कि भुट्टे या बीच में है और अगर सूख रहा है, तो है कि इसके अंदर वॉर्म, जिस सुंडी बोला जाता है, उसका अटैक ना हो। तो जहां तक हो सके इस समय अगर अधिक उसका प्रकोप है तो इस अवस्था में मैं 2-3 जो रासायनिक तरीके हैं वो बता सकती हूँ। कि पहला तो आप ऐसे पौधों के में अगर बीच में देखें कि जो गोब है, अगर उसके अंदर कीड़ा या सुंडी बैठी हुई है, तो अगर 1 से 2 पूरे खेत में देखें कि अगर अधिक प्रकोप है, इस अवस्था में आप एक दवाई आती है क्लोरानाइट्रोप्रिनोल, जिसको कोराजेन के नाम से भी जाना है, इसका आप ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरी जो दवा है वो इमाबैक्टीन बेंजोइट है, इसका आप 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो ये दोनों दवाइयाँ बहुत इफेक्टिव हैं और इनका घोल बनाते समय ध्यान रखें कि 1 एकड़ के लिए आप 200 से 250 लीटर पानी का ही उपयोग करें और उसका छिड़काव करें। इसके बाद आप 7 से 8 दिन बाद अगर फिर दोबारा देखें कि अगर इफेक्टिव कंट्रोल नहीं हुआ है अच्छी तरीके से, तो आप एक स्प्रे वापस इसका रिपीट कर सकते हैं। लेकिन ये स्प्रे तभी आप करें जब प्रकोप अधिक हो गया है। तो उसका प्रयोग करने से पहले एक चीज तो आप सुनिश्चित करें कि अगर गोब में बैठा हुआ है, और तो अगर गोब बीच में बैठा हुआ है तो ये क्या करता है कि ये पूरा खा जाता है। तो उसको तने को आप खोल के देखें कि अगर उसके अंदर कुछ कचरा पीला सा अगर भरा पड़ा है, तो उसका मतलब ये कीड़े का अटैक है और उसी की वजह से वो पौधा सूख रहा है। तो ये सुनिश्चित करें पहले आप खेत में जाएं, उसको उखाड़ के देखें, उसके तने को खोल के देखें। अगर कीड़ा ज्यादा है खेत में आप मॉनिटरिंग करें, अगर प्रकोप ज्यादा है तभी इन रसायनों का आप उपयोग करें। जी जी बिल्कुल। चलो, इसी के साथ ही हमारे यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आप अपने सवालों के साथ तैयार रहें, हमें व्हाट्सएप करें, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें या फिर हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आज का विषय है रबी मक्के की खेती और साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।
आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। आज हम बात करें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की और साथ ही रबी मक्का की खेती के बारे में। कोई भी सवाल है आप हमें व्हाट्सएप करें, टोल फ्री नंबर पर कॉल करें या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, एक ऐसी सवाल हमारे पास आया हुआ है। ये सर कृषि सिंचाई योजना से जुड़ा हुआ है और हमारे दर्शक जो हैं ये हरिओम नगर डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ MP से हैं और ये कहते हैं कि ये बार बार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन इन्हें लाभ नहीं मिल पाता। क्या ऐसा हो सकता है सर? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। हमने जैसे कि पहले भी बताया कि जब ये पोर्टल पर आपके यहाँ पर जो आपने ब्लॉक लेवल पर पोर्टल पर के थ्रू अप्लाई करते हैं, हो सकता है कि आपका राज्य सरकार के स्तर पर वो पोर्टल के थ्रू वो पहुँच ना पा रहा हो, तो पहुँच ना पा रहा हो तो आपको इसका ध्यान रखना है कि आप अप्लाई पोर्टल पर सही तरीके से करते हैं। वो ज़रूर राज्य सरकार के पोर्टल पर जाएगा और राज्य सरकार फिर आपको प्रायोरिटी के आधार पर आपको इस योजना का लाभ जरूर देगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बात हुई कि कैसे तो सर मैं चाहती हूँ कि इसको थोड़ा और विस्तार से और तरीके से बता दें कि जो दर्शक हमारे इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो क्या करें, कहाँ अप्लाई करें, कौन से कागज़ लगेंगे, क्या क्या करना होगा उन्हें? सबसे पहले तो किसान को अप्लाई करते समय आधार कार्ड को आपको ले जाना है, अपने खेत का डॉक्यूमेंट रखना है जिसके खेत पर आप सूक्ष्म सिंचाई योजना आप लगाना चाहते हैं। तो ये खेत का रिकॉर्ड और आपका आधार कार्ड जिससे कि आप वही किसान हैं जिससे ऑथेंटिकेट हो सके। तो ये दोनों के साथ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है अपने ब्लॉक लेवल के ऑफिसर या कोई सूक्ष्म कंपनी के डीलर हों उनके यहाँ से आप राज्य सरकार के वेबसाइट पर वो आप जो अप्लाई कर सकते हैं। उस अप्लाई करने के बाद फिर वो राज्य सरकार प्रायोरिटी के अनुसार जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मतलब जो पहले आया पहले पाए तो उस हिसाब से वो जो है योजना कार्यान्वित की जा रही है। तो राज्य सरकार फिर उसके जो इसके साथ ही भारत सरकार के द्वारा हर राज्य को एक एलोकेशन एक अमाउंट जो है फिक्स कर दिया जाता है कि इतना करोड़ रुपए जो है इस स्टेट के लिए इस योजना के तहत हम इस साल दे रहे हैं। तो उस के हिसाब से ही वो उतने फार्मर्स को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कहने का मतलब ये मेरा ये है कि उतने फार्मर्स ही उसमें सेलेक्ट होते हैं जिससे उस अमाउंट के अंदर और राज्य सरकार के अनुदान को मिला करके वो किसान जो है उसका लाभ उठा सके। इसके अलावा कुछ राज्य सरकारें जैसे हमारे पास सूक्ष्म सिंचाई कोष एक नाबार्ड में स्थापित किया गया है जो कि 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ का है। 5,000 करोड़ का तो 5-7 स्टेट्स में हम उसका लाभ दे चुके हैं। अभी 5,000 करोड़ अभी हमारे पास और पड़ा हुआ है। उस कोष से अगर किसान भाई अगर राज्य सरकार चाहती है कि किसान भाई उस कोष से के माध्यम से वो बेसिकली वो लोन है राज्य सरकार के लिए, तो उस कोष के माध्यम से अगर फार्मर्स की जो शेयर है उस शेयर को किसान भाई को दे करके उनको लाभ पहुंचा सकती है। जैसे कर्नाटका जैसे राज्य में किसान को फ्री ऑफ कास्ट मीन्स जो भी कास्ट है राज्य सरकार प्लस सूक्ष्म सिंचाई कोष प्लस जो है सब्सिडी जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिला करके ये पूरा का पूरा जो 100% जो है किसानों को फ्री में ये पूरा सिस्टम मिलता है। कुछ राज्य सरकार जैसे तमिलनाडु है 90% के आसपास उनको मिलता है, 10% केवल किसानों को देना पड़ता है। तो ये सिस्टम है, इस सिस्टम का लाभ आप ले सकते हैं और आपने उसको अप्लाई करने के लिए राज्य सरकार केवल आपको जो आवंटित जो राशि होता है उस आवंटित राशि के अनुसार अपना शेयर मिलाकर उतने में हर साल कार्यक्रम करती है। अगर इस साल आपका नंबर नहीं आया तो वो जो है स्टैंड बाय रहता है और नेक्स्ट ईयर आपका वो जो आप एप्लीकेशन है वो सेलेक्ट होकर के आपको लाभ मिलता है। जी, अब सर एक हमारा दूसरा सवाल है जो कि मक्का से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर सीमा आप सुन पा रही हैं मुझे? जी जी बिल्कुल। ये हमारे दर्शक है रवि महाराष्ट्र से
और ये बता रहे हैं कि मक्का में मेठा बहुत ज़्यादा हो गया है, धूप भी काफ़ी है, बाकी सब घास तो मर गई है। इसके लिए उन्होंने लॉडिस का स्प्रे किया, ऐसा ये लिख रहे हैं, जिससे कुछ फ़ायदा हुआ, लेकिन अभी पूरी तरीके से फ़ायदा नहीं हो पाया है। समाधान बताएं। देखिए, जो आप ना कि मोथा और धूप का प्रकोप काफी हो गया। मोथा है जी, मोथा है। देखिए, पहली चीज तो आप ये ध्यान रखें कि अगर आप मक्का की फसल एक ही खेत में बार बार ले रहे हैं तो वो ना करें। आप उसमें फसल चक्र अपनाएं। एक साल अगर आप मक्का लगाते हैं तो दूसरे साल आप कोई दलहनी फसल जरूर लगाएं। उससे क्या होगा कि तो ये धूप और ये मोथा की जो समस्या है वो काफी हद तक कम हो जाएगी, है ना। एक ही फसल चक्र से क्या होता है का जो बीज है और जो पैटर्न होता है वो फिक्स हो जाता है। आप कह रहे हैं कि आपने लॉटिस जो टेम्बोट्राइन है उसका स्प्रे किया है। देखिए, ये टेम्बोट्राइन मोथा के लिए काफी इफेक्टिव है, लेकिन यह सिर्फ इसका जो इफेक्ट आता है वो 5 से 7 दिन के पश्चात आता है कि पौधा बिल्कुल जो मोथा है वो बिल्कुल सफेद पड़ जाता है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा कंट्रोल होता है। लेकिन जब आप पानी देते हैं तो ये वापस फुटाक मार लेते हैं। ये पूरी तरीके से नष्ट नहीं होता है कि हाँ, पर ये है कि अगर आप अच्छी उन्नत फसल चक्र अपनाते हैं और खेत को साफ सुथरा रखते हैं तो काफी हद तक मोथा कंट्रोल हो जाता है। तो मैं उस स्थिति में आपको कहूंगी कि एक और के नाम से जाना जाता है, इसका नाम हेलोसल्फुरोन है। यह मोथा के लिए ही दवाई बनी है कि आप इसका स्प्रे करते हैं। इसकी जो मात्रा रहती है वो 67 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रहती है और को 30 से 35 दिन की अवस्था में स्प्रे किया जाता है और 1 एकड़ के हिसाब से आप 200 से 250 लीटर पानी का घोल बना के उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। ये हेलोसल्फुरोन होता है। और जो आप कह रहे हैं ना कि लॉडिस से कंट्रोल हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ है। तो इन दोनों के जो प्रयोग है, इनका जो तरीका होता है मोथा मारने का, वो अलग अलग होता है। जो आपका लॉडिस है वो मोथा पे 6 से 7 दिन के पश्चात प्रभाव दिखाता है और पूरा मोथा आपका सफेद पड़ जाता है, ठीक है। तो दूसरी तरफ जो मैं आपको जो दवाई बता रही हूँ हेलोसल्फुरोन, जिसको सैंप्रा के नाम से भी जाना जाता है, इसका प्रभाव आपको 10 से 12 दिन के पश्चात दिखाई देता है। और अगर आप इसका स्प्रे करते हैं तो जो मोथा है उसकी जो पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ जाएंगी, ठीक है। और जब आप उसको उखाड़ के देखेंगे, मोथा को आप जड़ से उखाड़ के देखेंगे तो इनके नीचे एक गांठी होती है, वो पूरी नष्ट हो जाती है और आपको बिल्कुल खेत दिखाई देगा। तो इस दवाई के स्प्रे से आपका पूरा मोथा पूरा नष्ट हो जाएगा, एक मतलब कंप्लीट तरीके से नष्ट हो जाएगा। लेकिन आवश्यक है कि रसायनों की बजाय अगर आप फसल चक्र अपनाते हैं तो वो सबसे बेस्ट होता है। लेकिन अगर आपको तुरंत चाहिए कि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है, अवस्था में आप हेलोसल्फुरोन मिथाइल नाम की दवा आती है, 75% पाउडर फॉर्म में होती है। इसका 67 ग्राम प्रति एकड़ की मात्रा से आप इसका इस्तेमाल करें तो मोथा की पूरी समस्या पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। जी जी बिल्कुल। तो मोथा की समस्या कैसे दूर हो, ये भी हमने डॉक्टर सीमा से जाना। अब सर एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है, लेकिन ले लेते हैं, हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं इसके बारे में। इनका नाम राजकुमार अहिरवार है, ये ज़िला दतिया मध्य प्रदेश से हैं। ये जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का लाभ कैसे लें। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का लाभ जैसे कि मैंने पहले बताया कैसे आप ले सकते हैं, वो हमने शुरू में बता दिया है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का जो घटक है सूक्ष्म सिंचाई, वो सूक्ष्म सिंचाई का जो लाभ है वो किसान जो है राज्य सरकार के माध्यम से ले सकता है। उसके लिए केंद्र अनुदान देता है, राज्य सरकार अनुदान देती है। साथ में इसके जो लाभ हैं वो लाभ ये हैं कि आपको एक तो पहली बात पानी की बचत होती है, दूसरी बात आपको जैसे मैंने बताया फर्टिलाइज़र की बचत होती है, इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी की मतलब जो आपने डीजल या पंप सेट वगैरह जो भी चलाते हैं उसमें बचत होती है, ये लेबर की बचत होती है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके कम पानी की खपत होते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो प्रोडक्शन आपका जो बढ़ता है उससे आपको की इकोनॉमी जो है बढ़ती है। तो आप इसका लाभ जो है आप बहुत सारे हैं। आप
अगर कहीं पर भी हैं, आजकल हमारे सिस्टम में एक ऑटोमेशन भी चालू हुआ है सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत। ऑटोमेशन के तहत अगर आप दो तरह का होता है, एक तो मॉइस्चर सेंसर बेस्ड होता है कि मोटर में वो लगा दिया जाए और उसको मॉइस्चर के साथ जोड़ दिया जाए, तो जब भी पानी खेत में नमी कम उसको दिखाई देगी तो ऑटोमेटिक वो पूरा सिस्टम चालू हो जाएगा। दूसरा, अगर वो सिस्टम नहीं है तो आपको मोबाइल ऐप बेस्ड तो जो है एक ऐप होता है और वो कनेक्टेड होता है आपके जो है सिस्टम से, और आप कहीं पर भी हैं और आपको लगता है कि आज हमको खेत को पानी देना है, तो आप मोबाइल पर अपना जो है ना स्टार्ट करेंगे और वो आपका पूरा सिस्टम चालू हो जाएगा। तो इस तरह से आप लाभ ले सकते हैं और कम पानी से ज़्यादा उपज पैदा कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए मकसद भी यही है कि कम पानी में ज़्यादा उपज, यानी आप पानी भी बचाएं और आपकी फसल भी अच्छी हो। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी भी हम आपके सवाल ले रहे हैं, अपने सवालों के साथ तैयार रहें। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें हम बात करें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की और साथ ही रबी मक्का की खेती से जुड़े हुए भी आपके प्रश्न ले रहे हैं। और कुछ और सवाल हमारे पास पहुंचे, आइए उन्हें भी हम कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। सर, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से जुड़ा हुआ सवाल है सतीश आजमगढ़ से, और ये जानना चाहते हैं टपक विधि लगाने के लिए सोलर से कनेक्ट कर सकते हैं क्या और इसकी प्रक्रिया क्या है? आप बिल्कुल सोलर से कनेक्ट कर सकते हैं। आप इसके लिए सोलर जो पंप आता है वो MNRE जो मिनिस्ट्री है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, उसके तहत वो सब्सिडी भी मिलती है सोलर पंप के ऊपर। तो सोलर पंप के साथ जो जहाँ पंप जो इस्तेमाल होता है वो आपको इलेक्ट्रिक पंप या डीजल पंप या डीजल पंप के अलावा के स्थान पर आप सोलर पंप इस्तेमाल कर सकते हैं, और सोलर पंप जो डायरेक्टली आपके सोलर सिस्टम से कनेक्ट हो जाएगा, और जब जब आप जो है उसको इस्तेमाल करना होगा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, अब मैम एक सवाल आपके लिए है, हमारे दर्शक हैं ये हरियाणा से सत्यवान बिश्नोई और ये फतेहाबाद से हैं। ये जानना चाहते हैं क्या कनक की कटाई के बाद मक्का की बुआई कर सकते हैं अप्रैल में, यानी गेहूं की फसल के बाद क्या ये मक्का ले सकते हैं? ये ठीक रहेगा क्या अप्रैल में? देखिए, अप्रैल के अंदर आप हरियाणा में चारे के रूप में अगर आप मक्का को अप्रैल के मक्का में लेते हैं तो काफी उपयोगी रहेगा, क्योंकि अप्रैल का महीना ऐसा होता है कि तापमान अधिक होता है, तो वो जून जुलाई तक ही रहता है ना, उसमें सिंचाई होती है। लेकिन वो जो अप्रैल से लेके जून तक आप 2 से जो 2.5 महीने का जो पीरियड होता है, समय होता है, आप चारा ले सकते हैं, उसको साइलेज के रूप में आप उसको संग्रहित करके चारे के रूप में आप उसको लेते हैं। लेकिन दान रूप में लेने के लिए आवश्यक है कि आप या तो 15 जनवरी का जो समय होता है, जो स्प्रिंग मेज जायद मक्का कहलाता है, वो ले सकते हैं, या फिर जून या जुलाई जो खरीफ में होता है वो होता है। लेकिन जो आप जो समय बोल रहे हैं अप्रैल, तो उस समय वो उचित नहीं रहेगा, तो उपयुक्त रहेगा। जी जी। यहाँ पर सीमा जी ये भी बताएं कि क्योंकि बहुत सारे दर्शक अभी रबी मक्का के बारे में सवाल कर रहे थे, तो अच्छी किस्में कौन कौन सी है रबी मक्का की? देखिए, रबी मक्का की उन्नत किस्मों की बात की जाए प्रांत के अनुसार, अगर हम मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे प्रांत आते हैं, तो उन प्रांत के जो उपयुक्त किस्में हैं वो DMRH 1308 है,
ये बहुत अच्छी किस्म है जो हमारे ही संस्थान से विकसित की गई है। इसके अलावा PMH 3 और 1 है और एक CPC 838 ये कंपनी की है, लेकिन ये बहुत अच्छा उत्पादन भारत में ली जाए। वहीं अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, जहां पर तेलंगाना, कर्नाटक जैसे राज्य आते हैं, तो उन प्रांतों के लिए DHM 111 है और इसके अलावा हमारी DMRH 1308 और DMRH 1301 वैरायटी है। यह हमारे संस्थान से ही विकसित की गई किस्में हैं और ये काफी अच्छा उत्पादन देती हैं। 1 एकड़ में ये 40 से 45 क्विंटल तक रबी सीजन में उत्पादन है। इसके अलावा जो पूर्वी भारत के इलाके, उनके लिए DHM 117 है, ये अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा DAC 908 एक किस्म है, यह भी रबी मक्का के लिए काफी उपयुक्त है। इसके अलावा राजस्थान का जो दक्षिणी इलाका है, जिसमें उदयपुर, बांसवाड़ा जैसे प्रांत आते हैं, जहाँ पे रबी मक्का ली जाती है, उन प्रांतों के लिए प्रताप मक्का 9 है, ये भी काफी अच्छी किस्म है। और इसके अलावा DHM 113 है, 117 DHM 117 वैरायटी है। ये काफी सारे विकल्प हैं जिनको रबी मक्का में प्रांत के अनुसार लिया जा सकता है। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी मैम आपने। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, आपने समय निकाला और मक्का से जुड़ी इतनी सारी जानकारी भी दी और दर्शकों के सवाल भी लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और सर कुछ और सवाल आए हुए हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से जुड़े हुए, और हमारे एक दर्शक हैं चंद्र मोहन, जो कि उत्तराखंड से हैं। तो जानना चाहते हैं क्या यहाँ पर इस योजना में सब्सिडी उन्हें प्राप्त हो सकती है, मतलब उत्तराखंड में? बिल्कुल, उत्तराखंड में ये जो प्रोग्राम है, जो स्कीम है, ये पूरा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और हर स्टेट के लिए लागू होती है। आपके उत्तराखंड में भी ये लागू है और उत्तराखंड में भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। जी बिल्कुल। और क्योंकि सर कार्यक्रम को अब समाप्त करने का समय हो गया है, तो कुछ खास बातें जो आप योजना से जुड़ी हुई दर्शकों को बताना चाहेंगे? हाँ, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो घटक सूक्ष्म सिंचाई योजना है, ये बहुत ही उपयोगी है। और इसके जो भी आप पानी, जैसे कम पानी है, अगर एक और भी इसमें सिस्टम है कि अगर कमांड कैनाल एरिया, मतलब जो ये नहरी क्षेत्र है, तो उसमें अगर जो है किसान भाई अगर एक समूह में जो क्लस्टर में करके अगर एक सोर्स क्रिएट करके नहर के पानी को इकट्ठा करके और एक सोर्स के तहत अगर 10-12 फार्मर्स अपने खेतों में जो है ये सूक्ष्म सिंचाई योजना लगाना चाहते हैं, तो उसको भी लगा सकते हैं, और जिससे कि वो पूरे समूह को ही इसका लाभ हो सके। तो इसके साथ साथ ही जहाँ जहाँ पानी की कमी है, और वहाँ पर आप जो है इस योजना को लागू कर सकते हैं। खेमा राम जी हैं बीकानेर से, सर राजस्थान से, ये जानना चाहते हैं कि क्या सूक्ष्म सिंचाई में उन्हें सब्सिडी मिल सकती है? बिल्कुल, ड्रिप इरिगेशन में खास तौर पर। बिल्कुल, ड्रिप इरिगेशन राजस्थान में बहुत स्कोप है। राजस्थान में पानी की कमी है और राजस्थान में हम सबसे जो दे रहे हैं, राजस्थान भी उसमें एक राज्य है, आप इसका लाभ ले सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी, और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। थैंक यू। तो ये था हमारा आज का हेलो किसान, और अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर पर भी भेज सकते हैं, अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं। फिलहाल अगला विषय क्या है उस पर डालते हैं नजर। अगला हमारा विषय है शरदकालीन फूलों की खेती और प्राकृतिक खेती कैसे करें, और ताकि मृदा में सुधार भी हो। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल पता आप देख लें। हेलो किसान 2015@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, 1800-113060 हमारा टोल फ्री नंबर है। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। चलते चलते आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाए हमारे YouTube चैनल से। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।
जानने हकीकत, हम आ पहुँचे हैं किसानों के द्वार। पूछेंगे सवाल और जानेंगे किसानों के हाल। कितना चला विकास का पहिया, कैसा रहा कृषि का ये साल। सरकारी योजनाओं की क्या रही रफ्तार, तमाम जानकारी एक नए कार्यक्रम किसान यात्रा में। रामलला के स्वागत को तैयार हो रही है अयोध्या। सज संवर कर बन रही भव्य और दिव्य अयोध्या। राम की नगरी में है उत्सव का माहौल, क्योंकि राम जन्मभूमि में विराजने वाले हैं प्रभु श्री राम। देखिए राम उत्सव की हर खबर लाइव सीधे अयोध्या से। तैयार अयोध्या धाम विराजेंगे श्री राम। हर शाम 4 बजे डीडी न्यूज पर और शाम 5 बजे डीडी नेशनल पर। टीवी के साथ बदलते भारत की शान।